हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर मोशन इन अ प्लेन एंड इन दिस पार्ट 11 वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड डेफिनेटली आई विल डिस्कस मोर इम्पोर्टेंटली एनालिटिकल मेथड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिकल मेथड डिस्कस की थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अलावा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, और इनके प्रीवियस लेक्चर में हमने इन दोनों मेथड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ग्राफिकल मेथड डिस्कस की थी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर द टू काइंड्स ऑफ methods to add the two vectors. The first one is the graphical method and the another one is the analytical method. सो ग्राफिकल मेथड में किस तरह से हमने सॉल्यूशन किया था वो डेफिनेटली आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझ में आया होगा। और एनालिटिकल मेथड में जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की एनालिटिकल मेथड के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में सीधे सीधे आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी होती है, ठीक है, वो एनालिटिकल मेथड कहलाती है। तो दोनों ही तरह की मेथड, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, दोनों का ही अपना अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो बड़ी आसान सी मेथड से देखिएगा एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय लॉट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑल्सो एंड डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर। तो सिंसियरली देखिए इसे, बड़ी सिंपल वे में आपको ये समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली दो वेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मेथड। द फर्स्ट वेक्टर इज अ वेक्टर पी विच इज बेसिकली द वेक्टर ए बी, ठीक है, और वी कैन से द वेक्टर ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर पी एंड देयर इज अनदर वेक्टर ए डी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर क्यू। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। और आपको याद आ रहा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमने आपसे कहा था कि दोनों वेक्टर एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों एक ही ओरिजिन कौन है यहाँ पर, ए, इस ए से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। दोनों ही वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स आ गए, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट किस तरह से किया कि एक वेक्टर p जो है इसके पैरेलली एक वेक्टर और ड्रॉ किया और वेक्टर q इसके पैरेलली एक और वेक्टर ड्रॉ किया। फाइनली यहाँ पर आपके पास एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो बेसिकली क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगा ओरिजिन ए से और एंड कहाँ पर होगा, इनके फाइनल पॉइंट सी पर। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर r, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली r की वैल्यू। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ऑब्वियसली r इज ऑल्सो अ वेक्टर। वेक्टर की वैल्यू जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली वेक्टर के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी डिफाइन करेंगे और उसकी डायरेक्शन भी पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम r को कैलकुलेट करने जाएंगे तो डेफिनेटली हमें r की मैग्नीट्यूड वैल्यू पता करनी है और साथ में r की डायरेक्शन क्या है कि r का इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से क्या इंक्लाइनेशन है, वेक्टर आर का इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से या किसी पर्टिकुलर वेक्टर से इंक्लाइनेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट अस कंसीडर कि बेसिकली जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर का इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लाइनेशन है, जो बेसिकली इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, वो बीटा, वो हमने कंसिडर किया बीटा बीटा बीटा, ठीक है। यहाँ पर ये सब कंसिडरेशन लेने के बाद अब बारी आती है एनालिटिकल मेथड के लिए फार्मूले को डेराइव करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट सी से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फ्रॉम द पॉइंट सी ड्रॉ द परपेंडिकुलर सी ई टू द ए बी, मीटिंग द ए बी इन द पॉइंट ई व्हेन प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली क्या है, सी ई आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पर ड्रॉ हो रहा है परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ए बी के एक्सटेंशन पर ड्रॉ हो रहा है। ये वेक्टर ए बी है और इसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया आगे। तो इस वेक्टर ए बी पर ये कौन ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर सी ई, ठीक है। और कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट ई पर ये मिल रहा है। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको एक ट्रायंगुलर नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली ये कैसा है, एक तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट एंगल क्या है, एंगल सी ई बी।
एंगल सी ई बी क्या है, यहाँ पर राइट एंगल है, एंगल सी ई बी इज अ राइट एंगल. सो बाय प्रोसीडिंग as in case of the triangle law of vector addition, it can be obtained that the magnitude and direction of the resultant will be given by. So finally यहाँ पर हमें, जैसा कि हमने ट्रायंगुलर मेथड में देखा था या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की एनालिटिकल मेथड में हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को हम फॉर्मूले आर से डिफाइन करते हैं यहाँ पर. और आर क्या होता है, आर इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के केस में. ठीक है. सो बाय प्रोसीडिंग as in case of the triangle law of vector addition, it can be obtained that the magnitude and direction of the resultant will be given by. तो ये बेसिकली फार्मूला हमें डिफाइन कर दे, ऑब्वियसली डिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट आर. और इस रिजल्टेंट आर का एंगल हमने डेफिनेटली डिफाइन किया है यहाँ पर एंगल बीटा से. तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर है, वो डिफाइन हो रही है एंगल बीटा से. तो यहाँ पर एंगल बीटा को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने डिफाइन किया था, tan बीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा. तो ये फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, और ये फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए. इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को डिफाइन कर पाएंगे. तो यहाँ पर हम कंसिडरेशन लेते हैं. सपोज हमने कंसिडरेशन लिया कि सपोज जो एंगल थीटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है. ये दोनों वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा. ठीक है. तो यहाँ पर एंगल थीटा के अलग अलग हम केस कंसिडर करेंगे. सबसे पहला केस हम कंसिडर करेंगे कि सपोज जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो. अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये वाला जो क्यू है, वेक्टर क्यू जो है वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली वेक्टर पी पर कोइंसाइड करेगा कहीं ना कहीं. ठीक है. इस तरह से वेक्टर क्यू पी पर क्या करेगा, वेक्टर पी पर वेक्टर क्यू क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया. सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो व्हेन द वेक्टर्स एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है. वेक्टर एक्ट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक. तो ऑब्वियसली 0 डिग्री है, इट मीन्स दोनों की दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर अलाइन है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों की दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया. अगर ऐसा होता है तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आर के लिए जो जनरलाइज फार्मूला हमने कहा है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू का फार्मूला है, ये इसकी डायरेक्शन का फार्मूला है. सो लेट्स पुट द थीटा इक्वल टू 0 इन दिस मैग्नीट्यूड वैल्यू फार्मूला. आपने क्या किया, आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दिया, 0 डिग्री पुटअप कर दिया है. अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, हमें पहले से पता है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा 1, और ऑब्वियसली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू और स्क्वायर रूट, ये फार्मूला हमारे पास बन गया. अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से. ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा. ये अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पर स्क्वायर रूट्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी. तो यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. तो देखिए कितना अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आया है कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 0 है, इट मीन्स कि बोथ द वेक्टर्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन. सो डेफिनेटली देयर रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स. सो अगर दो वेक्टर जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, एक ही डायरेक्शन में एप्लीकेबल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी वो उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू के एडिशन के इक्वल होगी. ये बेसिकली फार्मूला हमें ये डिफाइन कर रहा है. ठीक है. ये फार्मूला हमें ये डिफाइन कर रहा है. इसके अलावा जो सेकंड, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के केस में हमने जो फार्मूला देखा है tan बीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन 0 डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस 0. तो यहाँ पर भी देखिए जो फार्मूला था हमारा
बेसिकली बीटा के लिए, इस बीटा के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दिया, ज़ीरो। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू ज़ीरो। तो हो गया क्यू साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस ज़ीरो। सो यहाँ पर भी देखिए क्यू साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, हम सभी को पता है। सो डेफिनेटली जब हम इसको यहाँ पर ज़ीरो पुटअप करेंगे तो इस पूरे की पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमें यहाँ पर ज़ीरो पुटअप करने पर यह पता चला कि टेन बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अब टेन बीटा की वैल्यू ज़ीरो दो ही केस में हो सकती है, या तो जी बीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में वो क्या है, 0 डिग्री। इट मीन्स कि आपका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर पी पर कोइंसाइड कर रहा होगा, वेक्टर पी पर कोइंसाइड कर रहा होगा। तो देखिए अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं पी और क्यू, तो डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या करेगा, उन्हीं पर कोइंसाइड करेगा। बट ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन के इक्वल होगा। सो आई होप कि आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान सी कंडीशन थी। चलिए अब सेकंड कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज थीटा की वैल्यू कैसी है, 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर इस तरह से P और दूसरा वेक्टर इस तरह से है Q, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस के लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड वैल्यू का फार्मूला है R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दी, 90 डिग्री। सो हमें पता है बेसिकली कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पूरी टर्म कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो। सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो। ये पूरी टर्म अगर ज़ीरो यहाँ पर होती है तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर, magnitude of the resultant vector if both the vectors participating in the addition are perpendicular to each other, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, आर। और उस आर का जो वैल्यू है वो डिफाइन की जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। इसी तरह से अगर हम इसका एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल का जो फार्मूला था क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री जब हम पुटअप करेंगे तो हमें देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाइनली ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0 पूरी तरह से, बचेगा क्या, क्यू साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ओनली क्यू और डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि इसका जो एंगल होगा वो एंगल डिफाइन होगा टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी से, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम बीटा कैलकुलेट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स क्यू बाय पी। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस वो हो सकता है कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब ये है कि एक वेक्टर P इस तरफ तो दूसरा वेक्टर Q इस तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर दो वेक्टर ऐसे जब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो अलाइन तो हो पर एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। सो व्हेन when the two vectors acts along the opposite direction, दोनों वेक्टर कैसे हैं, जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक वेक्टर इस तरह से P सपोज और दूसरा वेक्टर इसी की अपोजिट डायरेक्शन में Q, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे की एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली वो एंगल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने सपोज कंसिडरेशन लिया हुआ है कि हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, अलाइन है। तो हमें उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अब उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए भी फार्मूला हम जो पुटअप करेंगे वही वाला स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने 180 डिग्री पुटअप की तो कॉस 180 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। सो फाइनली ये जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये फार्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस
2pq, ठीक है। अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, और फाइनली हमें जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, या हम इसको q माइनस पी भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम रेफरेंस वेक्टर किसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास, r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और q माइनस पी। सो इसी तरह से हम इस केस के लिए डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर r की। तो उसके लिए हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे tan बीटा इज इक्वल टू q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह हमने वैल्यू पुटअप की है 180 डिग्री, सो q साइन 180 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस 180। अब साइन 180 की वैल्यू होती है 0, सो फाइनली यहाँ पर न्यूमरेटर की में क्वांटिटी 0 आ गई है, सो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। सो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा बीटा, tan बीटा की वैल्यू 0, इट मीन्स कि बीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो सकती है या फिर 180 डिग्री हो सकती है। So therefore when theta equal to 180 degree, the magnitude of the resultant is equal to the difference of their magnitude and acts along the direction of the vector p for beta equal to 0 और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर q फॉर बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, विच एवर इज लार्जर। यहाँ पर सिंपल वे में हम कह सकते हैं। सो अगर दोनों वेक्टर ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और तो अगर उनका जो रिजल्टेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू का डिफरेंस होगा, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू का डिफरेंस होगा, और उनकी जो डायरेक्शन होगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है। अगर 0 डिग्री हुई तो वेक्टर p की डायरेक्शन होगी, अगर 180 डिग्री हुआ तो डेफिनेटली वेक्टर q की डायरेक्शन होगी, और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। तो ये था आज का लेक्चर, एनालिटिकल मेथड फॉर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ watch this lecture at least 2 to 3 times to solve your queries, and if you are having any of the query then you can contact to me or you can comment, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज आइकॉन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।